राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और आज एक ऐसी कंपनी जो कि 1992 से बिजनेस के अंदर में है। तब से कंपनी ने जो एक्वा कल्चर के अंदर में काम स्टार्ट किया था, फिर वही कंपनी रोड ब्रिजेस और कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर में आ गई। फिर वही कंपनी थर्मल के काम के अंदर में आ गई, थर्मल पावर प्लांट बनाने के काम में आ गई। फिर वो थर्मल पावर प्लांट नहीं बना तो वो ज़मीन फालतू रह गई। वही ज़मीन जो अभी फालतू बची हुई है, कंपनी के पास में पड़ी हुई है, उस ज़मीन को नए काम में लगाने के लिए कंपनी पैसा उठाना चाह रही है मार्केट से और राइट इश्यू के थ्रू। इस कंपनी का नाम है VSF प्रोजेक्ट्स। अब ये कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में मतलब एक अलग टर्न ले सकती है, प्रॉफिटेबल रह सकती है, इस चीज़ की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी का हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है। बिकॉज कंपनी पीछे पास्ट में जो बिजनेसेस कर रही थी वो बंद हो रखे हैं और अब नए बिजनेस की तरफ में कंपनी बढ़ रही है। अब कंपनी के पास में देखा जाए तो ज़मीन अच्छी खासी पड़ी हुई है, और इस बात में पूरी चर्चा करने से पहले देख लेते हैं कंपनी का राइट इशू। कंपनी कितने पैसे उठाना चाह रही है मार्केट से और क्या भाव। तो यहाँ पे कंपनी का 5 जून से 20 जून के बीच में कंपनी ने यहाँ पे डेट सेलेक्ट किया है। ओपन मतलब इश्यू ओपन होगा जब आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। ये राइट इशू रहने वाला, तो यहाँ पे जिनके पास में ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स थे उन्हीं को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जिनको नहीं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ पर बेच सकते हैं, तो वहाँ पर हमें बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो जो बाइंग करने की डेट है वो 13 जून तक यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास में। और कंपनी जो है 3 शेयर्स जारी कर रही है हर 2 शेयर के बदले। यहाँ पर कंपनी लगभग 50 करोड़ रुपए मतलब 49 करोड़ 33 लाख रुपए उठाना चाह रही है इस मार्केट के थ्रू, और कंपनी ने प्राइस सेट किया है 50 रुपए पर शेयर। अब नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कंपनी 25 रुपये तो अब लेगी, 50 रुपये टोटल उठाने वाले। 25 रुपये तो अभी जो ये 20 तारीख लास्ट डेट है, 25 रुपये तक तो हमें अभी पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी के जो 25 रुपये फ्यूचर में कंपनी मांग लेगी हमसे। तो 25 रुपये का पेमेंट होने वाला। किस तरीके से पेमेंट होता है, राइट इशू क्या होता है, उसके लिए हमने लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वो पूरा प्रोसेस वहाँ पर समझाया अलग वीडियो के अंदर में, डू चेकआउट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं आज के दिन पहले, अब ये कंपनी पैसा तो उठाना चाह रही है, कहाँ लगाना चाह रही है वो हमने बता दिया। अब आज के दिन कंपनी की क्या हालत है, आज की तो बात करनी पड़ेगी, या फिर एक्चुअल रियलिटी क्या चल रही है, तो वो हमें कंपनी को देख के पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आज के दिन अगर देखते हैं तो कंपनी की पूरी साइज 83 करोड़ रुपए की है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर में, तो कंपनी के पास में आज के दिन लैंड है जो कि 63 करोड़ रुपीज़ का है। और ये ध्यान रखिए 63 करोड़ रुपीज़ का लगभग 2019 से है। तो 63 करोड़ रुपीज़ का अगर वैल्यू 2019 में था, तो आज 5 साल बाद में क्या 63 करोड़ रुपीज़ ही ज़मीन के भाव रहेगा? राइट, पहला सवाल तो ये। ऑफकोर्स ये बात नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा भाव। नेक्स्ट अगर इसी चीज़ को हमने वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे इनकी जो ये इन्होंने एक डेटा दिया है, डेटा के अंदर में भी हमने इनकी शीट के साथ में कंपेयर किया, तो ये इनकी गांव है, कोई गांव के अंदर में इनका ये लैंड है, काफ़ी बड़ा लैंड है, जिनको अलग अलग यूनिट्स के अंदर में इनके पास में अवेलेबल है, जिसका खाता नंबर है 251। उसको हमने अगर गूगल पे सर्च करने की कोशिश किया तो ये यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन करता है, इस जगह पे पर। अब ये कंपनी पैसा उठाना क्यों चाह रही है, उसके पीछे कंपनी ने जो मेन रीज़न बताया है 50 करोड़ रुपए उठाने के पीछे, कि वो जो ज़मीन इनके पास में है, उस ज़मीन के ऊपर में कंपनी ये जो पूरा जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो सी की जो चीज़ें होती है, जैसे ये फिशेज हो गई, क्रैब्स हो गए, राइट। तो ये जो फिश के जानवर्स हैं या फिश से जो खेती होती है, सॉरी समुद्र से जो भी खेती होती है, उस खेती को एक जगह पैकेजिंग करके फिर एक्सपोर्ट किया जाए, तो वो एक पूरा एक जोन कंपनी क्रिएट करना चाहती है जो ज़मीन कंपनी के पास में है। तो वहाँ पे एक वेयर हाउस क्रिएट करना चाहती है। उस वेयर हाउस क्रिएट करने के लिए, वो पूरा जोन क्रिएट करने के लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है यहाँ पर मेनली। सो रीज़न बहुत ही लेजिटिमेट यहाँ पर लग रहा है, बहुत ही सही रीज़न मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन पड़ी हुई है फालतू, तो उसको किसी काम में लगाया जाए। कंपनी का ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, और जिनके पास में ऑलरेडी शेयर्स हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। आप हमारे बिजनेस में पहले ज़मीन में पैसा मतलब हमारे में पैसा लगाइए, बाकी अगर नहीं लगाना चाहते तो दूसरे इन्वेस्टर्स को मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ में अगर देखते हैं कि कंपनी रेशियोज तो बाकी सब बेकार है, क्योंकि कंपनी रिसेंट के हिसाब से कोई ज़्यादा कमाई कर नहीं रही है। रीज़न बीइंग कि कंपनी कुछ करने की हालत में थी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2011 के अंदर में कंपनी अगर डेटा अगर इनका चेक करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग डेटा को चेक करेंगे तो 2011 के अंदर में इनको थर्मल पावर प्लांट लगाने का ऑपरेशन मिला था, बट बाद में वो ऑलरेडी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पावर की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सप्लाई थी, जिसकी वजह से इनको फिर वो जो काम है वो रुक गया। और अभी जो वो फालतू ज़मीन पड़ी हुई है उसके ऊपर ये काम नया स्टार्ट करना चाहते हैं। उससे पहले अगर कंपनी जब लिस्ट हुई थी 1992 में इनकॉर्पोरेट होकर 95 के अंदर में, तो BSE के अंदर में लिस्ट भी हो गई थी, राइट।
और उसके बाद में गोट लिस्टेड इन 94 के अंदर में लिस्ट हो चुकी थी। उसके बाद में कंपनी ने सिविल प्रोजेक्ट्स भी लिए वगैरह, मतलब डोलते रही कंपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर में। अब मेन बात जो यहाँ पर ये इतनी सी है कि अभी कंपनी फिलहाल कोई बिजनेस कर नहीं रही थी, क्योंकि कुछ खास बिजनेस आ नहीं रहा था। कम से कम रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था कंपनी का 20-22 लाख के आसपास में हो रहा था, जो उतना ही खर्चा हो जा रहा था, तो नेट प्रॉफिट जो है कुछ खास बच नहीं रहे थे। अब यहाँ पे एक जो मेरे को पॉइंट नेगेटिव नजर आता है वो कि इस साल कंपनी का राइट इशू उठाने से पहले यहाँ पर एक अदर इनकम की फॉर्म में कोई इनकम आई है कंपनी के पास में। अब ये कहाँ से आई है कंपनी ने अपनी शीट में कहीं पे भी बताया हुआ नहीं है। ये एक तो मेरे को एक थोड़ा सा नेगेटिव है, ये कहाँ से आई है, राइट, कौन सी जमीन बेची गई है, क्या कुछ बेचा है कि या कहाँ से हो सकती है इनकम ये वाली, राइट, कुछ तो किया होगा। तो एक तो इसका मुझे पता नहीं है, नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है। दूसरा तो और कोई मेरे को खास नेगेटिव पॉइंट लगता नहीं है, बिकॉज जैसे कंपनी की सिचुएशन को देखते हुए अगर हम इनके जो प्रमोटर लोग हैं उनकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वो भी अच्छा खासा होल्ड करते हैं। आज के दिन 43.38% कंपनी के अंदर में होल्ड करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहे हैं, राइट। 2017 में भी इसी के आसपास में था और अभी भी यहीं पे होल्ड कर रहे हैं। DIS की फॉर्म में भी अच्छा खासा इनके पास में 3% के आसपास में, और पब्लिक की फॉर्म में भी जो पैसा है वो वैसे देखा जाए तो फ्री पब्लिक के पास में लगभग 30% के आसपास में ही है, 30% से भी कम ही है जो जनरल पब्लिक होती है उसके पास में। बाकी कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टेक इनके कंपनी के उठा रखे हैं, बिकॉज इनके पास में ज़मीन है, तो ज़मीन की वैल्यू होती है, ज़मीन की वैल्यू होती है। कंपनी, बात एक ही है, आप कंपनी खरीद लो और कंपनी ने ज़मीन खरीद ली, तो आप कंपनी को ओन कर रहे हो, तो आप अल्टीमेटली ज़मीन को ओन कर रहे हो। तो उस तरीके से यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक उठा के बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे बात ये है कि हम जुआ खेलना चाहें तो खेल सकते हैं कि कंपनी अब ये जो नया पैसा लगाने वाली है, बिजनेस किस तरीके से चलेगा, फ्लरिश होगा, उसका क्या फ्यूचर में प्रोजेक्शन आ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। तो उसका अगर हमें आज पैसा लगाना तो हम लगा सकते हैं, बिकॉज ज़मीन के हिसाब से पैसा लगाया जा सकता है, आई थिंक लगाया जा सकता है। वो आपकी खुद की धारणा है, आप किस तक पैसा लगाना पसंद करेंगे कि नहीं, वो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से करें। मैं यहाँ पे अपनी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये ज़मीन है और साथ में कंपनी का जो कंपनी काम करना चाहती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, उसके अंदर में ऑलरेडी अच्छी बढ़त है, क्योंकि जो सी का जो एक्सपोर्ट है, सी खेती का, राइट, सी फार्मिंग का, उसका जो एक्सपोर्ट है बहुत ही भयंकर तरीके से फ्यूचर में बढ़ रहा है और फ्यूचर में बढ़ते ही रहने की उम्मीदें हैं, राइट। क्योंकि बाहर की जो देश है, इंडिया के अंदर में भी नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है और साथ में सी का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है अभी राइट नाउ, और इंडिया के बाहर तो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। उसी को अगर देखते हैं तो लगभग 15 to 30% के बीच में कहीं पर यहाँ पर ग्रोथ हर साल देखने को मिल रही है। तो अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो कंपनी को भी अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कंपनी पूरा का पूरा एक जोन क्रिएट करना चाहती है जहाँ पे पैकेजिंग भी हो, जहाँ पे स्टोरेज भी हो, कोल्ड स्टोरेज का भी फैसिलिटी देना चाहती है। फिर साथ में कोई अगर भाई उसको बाहर भेजना चाहता है तो उसकी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी कंपनी देना चाहती है। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक जोन कंपनी क्रिएट करना चाहती है जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकता है। सो ये बैट किस तरीके से निकल के आता है वो तो फ्यूचर की बात है, बट आज की क्या चर्चा है, तो आज के हिसाब से कंपनी ठीक है, ज़मीन में हम पैसा लगा सकते हैं, या ज़मीन पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अच्छा खासा प्रमोटर्स के पास में स्टेक है और 30% ही सिर्फ पब्लिक के पास में स्टेक है। सो अगर कोई भाई अगर बेट लेना चाहता है, मैं अपनी बता सकता हूँ, अगर मेरे पास में फोकस में 5 साल के आगे फ्यूचर का लेके फोकस चलता हूँ, तो अगर मेरे को 50,000 रुपये इस कंपनी में लगाने हैं, अगर मेरे पास में पूरी कैपिटल 5 लाख रुपए है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 लाख अगर मेरे पास में कैपिटल है तो मैं पूरा कैपिटल का सिर्फ 5% इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। वो 5% भी एक साथ में नहीं, आधा आधा करके। क्यों आधा आधा करके? उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आज ये 51 के ऊपर में और कल को किसी रीज़न की वजह से वापस ये नीचे आता है, टूटता है, क्योंकि राइट इशू के बाद में शेयर बाजार में क्या आते हैं, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, तो शेयर होल्डिंग बढ़ती है पब्लिक की। तो पब्लिक जो सिर्फ बेचने के लिए उन्होंने राइट इशू में पार्टिसिपेट किया होता है वो बेचते हैं वहाँ पर, तो बेचते हैं तो शेयर प्राइस एक बार के नीचे आता है, वापस तो नीचे आता है, तो वहाँ पर हमें नई अपॉर्चुनिटी बाइंग मिल सकती है। इसकी वजह से 25,000 जैसे अभी लगा दी और 25,000 बाद में कभी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आए तो, अगर 10 लाख रुपए हैं तो एक कंपनी में जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है बिकॉज ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। तो ये पूरा मामला है। एंड अगर इसमें आप इंटरेस्टेड रहते हैं, अगर आपको एनालिसिस किसी भी तरीके से फायदेमंद होती है तो डू कमेंट डाउन, और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मतलब एनालिसिस करना चाहिए, डू कमेंट डाउन द कंपनीज वीडियो नेम एंड सी यू टुमारो।